सुप्रभात रेस प्रेमियों, आप F1 के लिए जज्बा पर ट्यून इन हैं और आज यह सब फेरारी के ब्रिटिश ड्राइवर्स के प्रति प्यार के बारे में है। वास्तव में यह एक प्यार की कहानी है जो 50 के दशक से मजबूती से चल रही है, क्या नहीं? बिल्कुल सही। 1953 में माइक हॉथॉर्न ने पहले ब्रिटिश झंडे में रोसो कोर्सा लाल का एक हिंट जोड़ा था। और वह सिर्फ रेस नहीं करते थे, उन्होंने 58 में चैंपियनशिप जीती थी। यह ब्रिटिश संघर्ष और इटालियन हॉर्स पावर का सच्चा प्रमाण है। दुर्भाग्य से हमने उन्हें बहुत जल्दी खो दिया, लेकिन ब्रिटिश विरासत पीटर कॉलिंस के साथ जारी रही। एक और फेरारी क्लास एक्ट। कॉलिंस एक शानदार ड्राइवर, उनके प्रथम सीजन में 2 जीत, यह स्कूडेरिया परिवार के लिए काफी परिचय है। फिर आया 60 का दशक और हमने देखा कि टोनी ब्रुक्स और जॉन सर्टीज ने फेरारी पर ब्रिटिश झंडा लहराया। सर्टीज ने तो 64 में ही चैंपियनशिप जीत ली। दूसरे ब्रिटिश ने ऐसा करने का दिलचस्प तथ्य, सर्टीज ने F1 में स्विच करने से पहले मोटरसाइकिल चैंपियन थे, एक बहुत ही बहुमुखी खिलाड़ी। कुछ दशकों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए हम 80 और 90 में हैं। नाइजल मैंसेल और एडी आयरविन ब्रिट फेरारी कनेक्शन को जीवित रख रहे हैं। मैंसेल, एक मूंछ वाला कठोर आदमी जो ट्रैक पर लड़ाई से नहीं डरता था। और फिर वहां है आयरविन, जिन्होंने 16 सालों में फेरारी को उसका पहला कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीतने में मदद की। फेरारी के लिए 90 काफी रोलर कोस्टर जैसा था, लेकिन आयरविन एक स्थिर प्रदर्शक थे। अब 21वीं सदी में हमारे पास एक नया ब्रिटिश ड्राइवर है जो प्रांसिंग हॉर्स लोगों को पहनता है, ऑलिवर बेयरमैन। बेयरमैन सिर्फ एक रिजर्व ड्राइवर थे, लेकिन उन्होंने 2024 सऊदी अरब ग्रां प्री में अपना मौका पकड़ लिया। और यह कितना प्रभावशाली डेब्यू था, 7वें स्थान पर समाप्त होकर। उनका निश्चित रूप से एक उज्जवल भविष्य है। और यह और भी उज्जवल हो जाता है जब 7 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन अगले सीजन फेरारी में शामिल होंगे। हैमिल्टन फेरारी में अब यह वक्त की शीर्षक है। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि देखूं कि वे साथ में क्या हासिल करते हैं। यह निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम है, क्या नहीं? हाँ, वास्तव में गति, कौशल और ब्रिटिश ड्राइवर्स और इटालियन पावर हाउस के बीच अविरल बंधन की कहानी। यह कहानी जारी रहती है। सुप्रभात गतिमानों, आज जॉर्ज आपको चला रहे हैं F1 के लिए जज्बा के एक विशेष एपिसोड में हमारे निवासी गति राक्षस और सबके लिए अच्छे इंसान विलियम के साथ। सुप्रभात रेस फैंस, जॉर्ज के साथ शॉटगन पर सवार होने के लिए तैयार हैं? हर बुधवार की सुबह हम आमतौर पर मेजबान हमेशा आकर्षक एंजो को छोड़कर मुझ छोटे से पुराने को बदल देते हैं। हम सीट बंधाते हैं और मेमोरी लेन में रबर जलाते हैं, फॉर्मूला 1 के महाकाव्यिक और ऐतिहासिक अध्यायों की खोज करते हैं। और आज हमारे पास कितना शानदार अध्याय है दोस्तों, आगे एक बहुत ही रोमांचक यात्रा है। हम ये विशेष एपिसोड F1 के लिए जज्बा चैनल पर आपके लिए लाते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाएं और हमें एक कमेंट जरूर करें। आखिरकार साझा करना ही प्यार करना होता है। अपने दोस्तों और परिवार को इस अद्भुत यात्रा में शामिल करें। आप चाहेंगे कि उन्हें यह मौका न छूटे, क्या? आप हमारी पिट क्रू का हिस्सा हैं और आपका समर्थन हमारे टायर गर्म और इंजन चलते रहने के लिए मददगार है। इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहते हैं? हमारे साथ जुड़े रहें। बेल्ट बंध लो दोस्तों, यह एक रोमांचकारी सफर होने वाला है। आज हम ब्रिटिश ड्राइवर्स और प्रसिद्ध इटालियन जानवर फेरारी के बीच के गहरे बंध में खो जाते हैं। एक गति, कौशल और जुनून का संगम। आप पूछ सकते हैं इस विषय के बारे में क्यों? यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक जीवित धड्ढाती विरासत है जो अभी भी F1 दृश्य को आकार दे रही है। और हर दिन हमें इस बात पर बात करने का मौका नहीं मिलता है, जो आधे सदी से भी ज्यादा समय तक फैली हुई है और अब भी मजबूती से चल रही है। बिल्कुल विलियम, और अब और देरी न करते हुए चलिए पूरी गति से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑलिवर बेयरमैन के साथ, एक नाम जो अब फेरारी के इतिहास में अंकित है। यह जवान लड़का केवल 18 वर्ष की आयु में ने 2024 में सऊदी अरबी ग्रां प्री में इटालियन पावर हाउस के साथ अपना डेब्यू किया। हाँ, और क्या डेब्यू था। कार्लोस साइंस की जगह तत्काल में कदम रखने के लिए फिर भी सम्माननीय 7वें स्थान पर समाप्त होना। यह सपनों की बात है। इस सदी में फेरारी के लिए ड्राइव करने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति। हमने इसे 999 में एडी आयरविन के बाद से नहीं देखा है। मैं मानता हूँ जॉर्ज, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। क्या आप इसे दूसरे तरीके से समझा सकते हैं? बिल्कुल। कल्पना कीजिए, एक 18 साल के बच्चे को फेरारी से कॉल मिलती है
कि वह साइंस की बीमारी के कारण वापस लौट गए हैं और उसकी जगह भरने के लिए बुलाया गया है। उसे अचानक F1 की रोशनी में डाल दिया जाता है, और वो भी फेरारी में। और इस सब हलचल के बीच वह लड़का सिर्फ रेस पूरी करता ही नहीं है, वह 7वें स्थान पर समाप्त होता है। हाँ, अब मुझे समझ आ गया है, ये सचमुच बहुत प्रभावशाली है। थोड़ा समय यात्रा करते हैं 50 के दशक में। माइक हॉथॉर्न, यॉर्कशायर के व्यक्ति, जो फेरारी के साथ शहर को लाल रंग में रंगने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति थे। हाँ, वह सिर्फ एक रेसर ही नहीं बल्कि फेरारी के साथ एक चैंपियन भी हैं, ठीक है ना? वास्तव में। और उसने अपनी पहचान बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाया। सिर्फ 3 रेस के बाद उन्होंने 1953 में फ्रेंच ग्रां प्री में अपनी पहली विजय हासिल की। हॉथॉर्न व्हील पर माहिर थे। दुख की बात है, उनका सेवानिवृत्ति अल्पकालिक रही। एक दुर्भाग्यपूर्ण कार दुर्घटना ने हमसे उन्हें छीन लिया। वास्तव में एक दुखद हानि। लेकिन चलिए पीटर कॉलिंस की ओर बढ़ते हैं, हॉथॉर्न के साथी जो 1958 में थे। एक ऐसे आदमी जिन्होंने फेरारी के इतिहास में अपना अलग मार्ग बनाया। कॉलिंस एक शानदार ड्राइवर, उनके पहले सीजन में 2 विजय, यह हर किसी का काम नहीं है जिस पर गर्व किया जा सके। बिल्कुल सही। और 58 में सिल्वरस्टोन में भी विजय प्राप्त की, लेकिन भाग्य ने एक क्रूर मोड़ रखा था। बिल्कुल सही। कॉलिंस का जीवन नूरबुर्गरिंग में एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अचानक समाप्त हो गया। दौड़ में दांवपूर्ण खेल है मेरे दोस्त। यह महिमा का वादा करता है, लेकिन कभी कभी यह भारी कीमत चुकाता है। यह वास्तविकता है जिसे हम सभी को सामने लाना होगा। फेरारी की विरासत का आगे बढ़ना चलता रहा। क्लिफ एलिसन फॉर्मूला 1 में अपने दूसरे वर्ष के लिए टीम में शामिल हुए। मुझे उन्हें 58 में लोटस के साथ उनके कामकाज से याद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फेरारी के साथ उनका समय थोड़ा रोलर कोस्टर जैसा रहा। एलिसन की शुरुआत बिल्कुल शानदार नहीं थी। उनके पहले सीजन में सिर्फ 2 अंक ही थे। लेकिन क्या उन्होंने नहीं नवीन सदी की शुरुआत अपने एकमात्र फॉर्मूला 1 पोडियम के साथ की थी? बिल्कुल, लेकिन उस उच्चतम बिंदु के तत्काल बाद ही एक भयानक नीचे का अनुभव हुआ। मोनाको ग्रां प्री के क्वालिफाइंग के दौरान हुए एक क्रैश के परिणाम स्वरूप एलिसन को गंभीर चोटें आईं और उनके फेरारी करियर का अचानक अंत हो गया। यह वाकई एक दुखद घटना थी। अब चलिए टोनी ब्रुक्स की ओर बढ़ते हैं। उनका फेरारी के साथ संबंध एक संक्षिप्त था, केवल 39-70 के लिए ही सीमित था। लेकिन उन्होंने उस छोटे समय में काफी प्रभाव डाला था ना? बिल्कुल सही। इस चेशायर से जन्मे ड्राइवर ने सिर्फ 7 रेस में ही 2 ग्रां प्री जीत दर्ज की थी। छोटी लेकिन प्रभावशाली। जब टोनी ब्रुक्स फेरारी से जुड़े थे तो वे एक स्थापित नाम थे और उन्हें 39-70 के लिए क्राउन के लिए पसंद किया जाता था। हालांकि विश्वसनीयता समस्याएं और इटली में श्रम विवाद के कारण उन्हें दूसरे स्थान पर खत्म करना पड़ा, सिर्फ 4 अंकों के पीछे जैक ब्रैबहम के। ये बात बताने के लिए दिलचस्प है, जब मैं बच्चा था तो मेरे कमरे की दीवार पर वास्तव में टोनी ब्रुक्स का एक पोस्टर था। मैं वह साल जब उन्होंने चैंपियनशिप हारी थी, उस निराशा को याद करता हूं जो मुझे महसूस हुई थी। हंसी आती है कि ये पल हमारे साथ चिपके रहते हैं, नहीं? बिल्कुल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जॉन सर्टीज की ओर। सर्टीज! अब वहां एक ऐसा नाम है जो संवेदनशीलता लाता है। मोटरसाइकिल के दिग्गज जो फॉर्मूला 1 चैंपियन बन गए। काफी शानदार करियर। वाकई उन्होंने किया। सरी से जन्मे सर्टीज ने 1963 में फॉर्मूला 1 में जाने का फैसला किया और फेरारी में शामिल हुए, और अगले साल ही उन्होंने चैंपियनशिप जीत ली। काफी बड़ी उपलब्धि। दिल ठहरने वाली बातें थीं, खासकर उस साल मेक्सिको में हुए नाटकीय समापन को ध्यान में रखते हुए। ग्राहम हिल अग्रणी थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण एक टक्कर लोरेंजो बंदिनी के साथ टेबल्स पलट गई, जिससे जिम क्लार्क पसंदीदा बने, जबकि सर्टीज 5वें स्थान पर थे। बचपन में मैं अपने पिता के साथ उस रेस को रेडियो पर सुनते हुए याद करता हूँ। माहौल विद्युतीपूर्ण था, हालांकि हम मीलों दूर थे। ये मेरे लिए खेल को परिभाषित करने वाले एक पूर्ण अशुद्धहीन नाटक का एक पल था। फेरारी के इतिहास के माध्यम से आगे बढ़ते हुए हम माइक पार्क्स के पास पहुंचते हैं, एक ड्राइवर जिनका फॉर्मूला 1 करियर काफी संक्षिप्त था, क्योंकि उनकी खुदरा रेसिंग में प्रतिभा के लिए उन्हें अधिक प्रसिद्धता मिली थी। हाँ, लेकिन क्या उनकी सभी फॉर्मूला 1 शुरुआतें फेरारी के साथ ही थीं? बिल्कुल सही। पार्क्स का पहला मौका उन्हें 1966 के फ्रेंच ग्रां प्री में मिला, जहां उन्होंने हाल ही में चले गए सर्टीज की जगह ली। उनकी कुल 6 शुरुआतें थीं, जिनमें से 2 में उन्हें पोडियम पर देखा गया। और क्या आप हमें उनकी उस अवधि के दौरान एक यादगार पल का उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। उसमें से एक जो तुरंत याद आता है
वह है उनका 1966 के इटालियन ग्रां प्री में प्रदर्शन। उन्होंने पोल पोजीशन से शुरुआत की और दृढ़ता से दूसरे स्थान पर समाप्त होने के लिए टूथ एंड नेल लड़ाई लड़ी। उनकी उस रेस में ड्राइव बिल्कुल शानदार थी। वास्तव में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और फिर हमारे पास जोनाथन विलियम्स हैं, एक और स्पोर्ट्स कार रेसर जिनके पास केवल एक ही ग्रां प्री शुरुआत है। वास्तव में उनका एकमात्र फॉर्मूला 1 दिखावा 1967 के मैक्सिकन ग्रां प्री में हुआ था। यह एक अद्वितीय मामला था। यदि आप चाहें तो चलिए जोनाथन विलियम्स के बारे में और गहराई से बात करें। उन्हें फॉर्मूला 1 में मौका मिला था दुखद परिस्थितियों के कारण। बोथ बांडिनी और विलियम्स के स्पोर्ट्स कार प्रोग्राम के सह टीममेट गुंटर क्लास अलग अलग हादसों में मारे गए थे। यह वास्तव में खेल के लिए एक अभीष्टकारी काल था। यह निश्चित रूप से था। दुख के बादल के बावजूद विलियम्स ने अपने मौके का बेहतरीन उपयोग किया। उन्होंने 16वें स्थान पर क्वालिफाई किया था, लेकिन रेस में फेरारी के सबसे ऊंचे स्थान पर 8वें स्थान पर समाप्त किया। और वह त्वरित रूप से स्पोर्ट्स कार रेसिंग में वापसी कर गए। वास्तव में उन्होंने 1970 के लिए मां 24 घंटे में पोर्शे की रेसिंग की और साथ ही F2 इवेंट में भी प्रतिस्पर्धा की। और फिर हमारे पास डेरेक बेल है, एक और ले मांस की किंवदंती। बिल्कुल सटीक रूप से 5 बार ले मांस 24 घंटे के विजेता। उनका फॉर्मूला 1 में कार्यकाल काफी विक्षिप्त रहा, केवल 6 सीजन में 9 स्टार्ट्स के साथ। उनका पहला मौका 1968 में आया था, जब उन्होंने F2 में अच्छा प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने 2 पोडियम जीते, जिसमें से एक फेरारी के लिए था। लेकिन उनकी फॉर्मूला 1 यात्रा फेरारी के साथ बिल्कुल आसान नहीं थी। क्या वह सही है? दूर ही रहो मेरे दोस्त। उनके दोनों 1968 के इटालियन और यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्री में शुरुआत तकनीकी खराबियों के कारण सेवानिवृत्ति में समाप्त हो गई। यह बस दिखाता है कि कभी-कभी सबसे आशावादी शुरुआतें अप्रत्याशित परिणामों में भी बदल सकती हैं। चलो अब हम नाइजल मैंसेल की ओर बढ़ते हैं। वे ब्रिटेन के सबसे सफल रेसिंग ड्राइवरों में से एक हैं, लेकिन उनका फेरारी में कार्यकाल वह इतना विजयी नहीं था। उन्होंने 1989 में शामिल हुए, जो उनका 10वां फॉर्मूला 1 सीजन था, लेकिन मैक्लारेन की गति बहुत मजबूत साबित हुई। मैंसेल उस साल केवल 2 विजय प्राप्त कर सके। और फिर अलेन प्रोस्ट 1990 में फेरारी में शामिल हुए, सही है? हाँ, वर्तमान विश्व चैंपियन ने फेरारी में शामिल हो गए और मैंसेल से 34 अंकों से ऊपर समाप्त हुए, जिन्होंने 9 सेवानिवृत्तियों के साथ एक अत्यंत निराशाजनक मौसम का सामना किया। 9 सेवानिवृत्तियां, यह एक कठिन सफर है। बिल्कुल, और यह इतना कठिन था वास्तव में कि मैंसेल ने बीच में ही फॉर्मूला 1 को पूरी तरह से छोड़ने और पेशेवर स्नूकर में काम करने का फैसला किया। हाँ, वास्तव में। हे, नहीं, मैं तो बस आपकी टांग खींच रहा था। लेकिन उन्होंने इसे अपना अंतिम फॉर्मूला 1 अभियान घोषित किया था। हालांकि जब विलियम्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल होने के लिए मनाने में कामयाबी हासिल की, तो यह जल्दी से बदल गया। वाह, आपने मुझे वाकई उलझा दिया। मैं मैंसेल को रेसिंग हेलमेट के बजाय स्नूकर क्यू के साथ सोचने की कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब हम एडी आयरविन की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने नवासी छठे वर्षीय अभियान यानी नवासी छठे वर्षीय अभियान माइकल शूमाकर के साथ फेरारी टीम का हिस्सा बन गए। उनकी भूमिका बहुत विशिष्ट थी, क्या नहीं? बिल्कुल सही। उनका मुख्य कार्य स्पष्ट था, शूमाकर की शीर्ष स्थान प्राप्ति की महत्वाकांक्षाओं में सहायता करना। उनकी शुरुआत थोड़ी अस्थिर रही। नवासी छठे वर्षीय अभियान में 10वें स्थान पर समाप्त होने के बावजूद, लेकिन उन्होंने सुधार करने में कामयाबी हासिल की। अगले 2 वर्षों में 13 पोडियम प्राप्त किए। और नवासी में जब शूमाकर साइडलाइन पर थे, तब आयरविन ने कदम बढ़ाया। यह सही है। शूमाकर ने सिल्वरस्टोन में अपनी टांग टूटने के बाद 7 ग्रां प्री छोड़ दी थी और आयरविन वास्तव में एक दूसरे ड्राइवर की उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन करते रहे। वह चैंपियनशिप के लिए लड़ा, लेकिन अंततः खिताब रेस विजेता मिका हैकिनेन को ही मिला। हालांकि फेरारी ने 16 सालों के बाद अपना पहला कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीत लिया। वास्तव में फेरारी के लिए एक यादगार अवधि थी। बिल्कुल। और फिर हमारे पास ओलिवर बेयरमैन है, जिन्हें फॉर्मूला 1 की अवसर मौका बहुत ही चौंकाने वाला था, जो केवल अंतिम प्रैक्टिस के कुछ घंटे पहले घोषित हुआ। F2 के फीचर रेस के लिए पोल पर क्वालिफाई करने के 1 दिन बाद। यह सचमुच एक तूफानी अनुभव था, मैं आपको बता रहा हूं। बेयरमैन कम समय में कॉकपिट में होने के बावजूद प्रशंसनीय काम किया।
इसेक्स से जन्मे इस ड्राइवर ने केवल क्वालिफाई के थोड़े समय पहले ही Q3 से एक कदम दूरी पर खड़ा हो गया और उन्होंने ग्लाइडर बनाकर रेस को 11वें स्थान से आगे बढ़ाकर 7वें स्थान पर समाप्त किया, ब्रिटिश ड्राइवर्स लैंडो नॉरिस और लुइस हैमिल्टन से पहले। फिर यह तो काफी उम्मीदवार शुरुआत थी। वास्तव में, और लुइस हैमिल्टन की बात करते हैं। हाँ, स्वयं महाराजा चैंपियन। ठहरिए एक मिनट, क्या आप वह देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं? आपकी नजर में क्या आया है? क्या लुइस हैमिल्टन 2025 में फेरारी में शामिल हो रहे हैं? हाँ, यह फॉर्मूला 1 की दुनिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। महत्वपूर्ण शब्द कम है। 7 बार के विश्व चैंपियन जो मर्सिडीज को छोड़कर फेरारी में जा रहे हैं। यह फॉर्मूला 1 इतिहास में सबसे बड़े ड्राइवर ट्रांसफर में से एक हो सकता है और सब इसका हिस्सा है हैमिल्टन के 8वें खिताब की तलाश में। ओह, मैं इसके विकास को देखने के लिए बेकरार हूं। हाँ, हैमिल्टन को खिताब की दौड़ में होने के लिए फेरारी को एक नया स्तर पर आगे बढ़ना होगा। वर्तमान विश्व चैंपियन रेड बुल पिछले 24 ग्रैंड प्री में से 20 जीत के साथ बहुत ही प्रभावशाली रहे हैं। यह काफी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, नए नियमों के साथ खेल का मानचित्र तेजी से बदल सकता है। ठीक है, नियमों में परिवर्तन 2026 में प्रभावी होने की उम्मीद है और यह बहुत ही संभावित है कि फेरारी को फिर से चमकने का मौका मिलेगा और यह सब हैमिल्टन के 41 साल के होने के समय के साथ मेल खाता है। हैमिल्टन के अनुभव और आशावादी नियमों के परिवर्तन का संयोजन एक दिलचस्प मौसम के लिए काफी रह सकता है। वास्तव में हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह रोमांचकारी कहानी कैसे खुलती है। लेकिन आपको आश्वस्त किया जाता है, हम यहाँ हैं ताकि जैसे जैसे घटनाएं होती हैं हम आपको सभी विवरण प्रदान कर सकें। अच्छा दोस्तों, यह F1 के लिए जज्बा के इस एपिसोड के लिए इतना ही। आज हमने फॉर्मूला 1 की दुनिया में एडी आयरविन, ऑलिवर बीयरमैन और लुइस हैमिल्टन के बड़े बदलाव के रोचक करियर तर्कों में गहराई से जाने का अनुभव किया। हमारे पॉडकास्ट के साथ आपका संवाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सदस्यता लेना और अधिसूचनाएं चालू करना न भूलें ताकि आप हमारे किसी भी एपिसोड को न छुएं। और अपने सभी फॉर्मूला 1 प्रशंसकों के साथ हमारे चैनल को साझा करें, चाहे वह व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर हो या फिर पब में चैट के दौरान। यदि आपने एपिसोड का आनंद लिया है तो हमें टिप्पणियों में बताएं। हम निश्चित रूप से आशा करते हैं कि आप इस यात्रा का इतना ही आनंद लेंगे जितना हमने लिया है। एंजो को शॉर्ट आउट। हम जानते हैं कि आपको यह बहुत पसंद आएगा। याद रखें, हम रोजाना यहाँ हैं और हर बुधवार की सुबह विशेष एपिसोड होता है। आप जो आने वाला है उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। हम आपको फॉर्मूला 1 की दुनिया में इस रोमांचक यात्रा में शामिल होने के लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकते। अगले एपिसोड तक याद रखें। विलियम और जॉर्ज, मेटल पेडल को दबाएं, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तरह है।